जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय में पर्यावरण सीरीज का ये अगला पार्ट जो कि हम आज चौथा पार्ट ले रहे हैं और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में यूज़फुल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट वाले एग्जाम में भी ये काम में आएंगे आपके क्वेश्चंस, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। और शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, हम पहला प्रश्न देख रहे हैं कि जो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बहुत टाइम पूछा जाता है और हमेशा ये ट्रेंडिंग में ये वाला क्वेश्चन रहता है। तो जो चिपको आंदोलन है आप ये है जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, वैसे तो पढ़ रखा हो आपने, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। 1972 में ये एक उत्तराखंड का एक जिला है जो कि चमोली है। यहाँ पर वनों की कटाई का आदेश दिया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा और इसके विरोध में वहाँ के लोगों ने एक आंदोलन प्रारंभ किया था। वहाँ पे जो काम करने वाली महिलाएं हैं और जिस महिलाओं का नाम आता है वो है गौरा देवी प्रमुख होती है। और इस जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये भी याद रखना है आपको, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये दो नाम बहुत आ जाते हैं, कई बार घुमा के क्वेश्चन आ जाता है, आप देख सकते हैं। तो कटाई का विरोध करने के लिए ये जो है चिपको आंदोलन लाया गया था। इसमें इनके कई बार स्टेटमेंट आ जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जंगल हमारा मायका है, हम इसे कटने नहीं देंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। यदि कभी घाव आ जाता है तो ब्लड जो क्लॉट हो जाता है हमारा, वो क्लॉट नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन के। कई बार इनके आपको केमिकल नेम, रासायनिक नाम भी याद करने हैं आपको, और इससे होने वाले रोग और इनके जो सोर्स हैं कि क्या हम खाएं जिससे ये विटामिन की कमी हमें दूर होती है, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी होगी। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, जरूर इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। विटामिन ए की कमी से आप समझ गए होंगे, यहाँ पर रतौंधी होता है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से आपका स्कर्वी होता है। ये रोग होते हैं। यदि बात करें इनके रासायनिक नाम की, तो इसमें जो विटामिन ए का नाम है वो है आपका रेटिनॉल। और विटामिन बी का जो नाम है, इसमें बी में बहुत सारे रहते हैं आपके, B1 से लेके आपके B12 तक। तो जो B1 आता है तो आपका थायमिन हो जाता है, या नॉर्मल आए बी बस आए तो आप थायमिन लगाना है। और B12 आता है तो आपको क्या लगाना है, आपको साइनोकोबालामिन होता है इसका नाम, साइनोकोबालामिन। आपको एक बार याद रखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये आपको पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड रहता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। और जो विटामिन के है उसका रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन। तो फिनोक्विनोन जो है इसके नाम है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने पढ़ रखा होगा पहले से, तो एक रिवीजन हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो चूहों के द्वारा होने वाले रोग, तो रोग वाला, डिसीज वाला चैप्टर भी पढ़ रखना। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आपको, आपके लिए इसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चन रखे गए हैं, बट क्वेश्चन के थ्रू आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं वो जरूर आपको पता चल जाएंगे इससे। तो चूहों के द्वारा जो रोग है आपको पता होगा, ये जो प्लेग रोग होता है वो चूहों के द्वारा फैलता है। अब यदि हम इसी में बात करें कि जो चेचक रोग होता है, तो चेचक रोग जो होता है वो होता है वेरियोला वायरस से। वेरियोला वायरस से होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, तो आप हमेशा वाइफर गेट करके ही याद करिएगा कि वायरस से होने वाले रोग अलग, और प्रोटोजोआ से होने वाले, और आपके बैक्टीरिया से होने वाले, है ना। तो बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया पता हुआ आपका, जो फीमेल एनाफिलीज है उसके काटने से होता है, बट इसका जो रोग वाहक है वो कहलाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। और ये जो है ये आपका प्रोटोजोआ है। कौन सा है ये? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है ये चेचक वायरस से होने वाला रोग है, और ये जो है प्रोटोजोआ से है। बात करें प्लेग की, तो प्लेग जो है यार्सिनिया पेस्टिस, इसका जो नेम आता है आप याद रखिएगा, यार्सिनिया पेस्टिस। इसके कारण ये जो प्लेग होता है, क्योंकि चूहों के कारण होता है, लेकिन जो रोग का वाहक है वो कौन है? यार्सिनिया पेस्टिस। और ये एक क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो ये इसको आपको याद रखना है। ये क्या है? एक जो कि बैक्टीरिया है। और बात करें तपेदिक को टीबी भी कहते हैं। ये किससे होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस, और ये भी एक कैसा है? ये एक बैक्टीरिया है, इसके कारण होता है।
तो ये आपको याद रखना है और गलती बिल्कुल नहीं करनी है एग्जाम में, एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? पुराने वाले में एक क्वेश्चन में भी मैंने बता रखा है कि रबी खरीफ जायद की फसलें, तो फसल वाला चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चावल, गन्ना, गेहूं और मक्का। गेहूं आपको पता होगा ये एक इसकी फसल है रबी की, और जो ज़्यादा पानी वाली जो बरसात में होती हैं वो खरीफ फसलें कहलाती हैं। तो चावल, गन्ना, मक्का जो है ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। कौन सी? गेहूं जो है रबी की फसल होती है, जब हमारा नया साल आता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तब भी गेहूं की फसल भी आती है और उसी टाइम पे ये नया त्यौहार हम मनाते हैं नए साल का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायो पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? ये आप देख रहे होंगे, पिक्चर में दिख रहा है, ये एक बायोगैस संयंत्र है, जैव गैस का निर्माण होता है। तो प्रश्न हमारा यह है कि जो कौन सा पदार्थ है या कौन सी चीज़ है बायोगैस संयंत्र में यूजफुल नहीं है? तो पशुओं का जो है उनका मल, जैव कचरा जो होता है आपका, मानव का मल। लेकिन ये जो खनिज तेल है, खनिज तेल तो ये तो हम यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, इसका यूज़ नहीं होता है। तो ये हो गया। और बात करें यदि ये आ जाता है कि बायोगैस में गैस कौन सी निकलती है, आखिर ये जो गैस निकलेगी इसको मीथेन गैस कहेंगे, ये मीथेन गैस होगी। इसका यूज़ कभी बिजली में करा जाता है आपका खाना बनाने में, ये हमारी पुरानी पद्धति है, अभी लगभग बहुत कम हो चुका है इसका यूज़ बायोगैस का, जो क्योंकि मैंने देखा है कि गाँव में भी प्लांट होते थे, इसके द्वारा ही बिजली बनाई जाती थी, खाना बनता था। प्रश्न ये था कि कौन सा प्रयोग में नहीं आता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, कि खनिज तेल जो है वो पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार बहुत सिंपल आ जाते हैं एग्जाम में। सोचिए यदि एग्जाम में आ गया तो कहीं आपको ये मत सोचिएगा कि इतना सिंपल कैसे आ गया, कहीं चेंज तो नहीं हो गया रातों रात, है ना? तो कई बार सरल प्रश्न भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो उसमें देख के यह सब घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए कि जो भी आपने पढ़ा है वो करेक्ट ही है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, आपको पता है। लेकिन इसी में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कब भारत भारत का राष्ट्रीय पक्षी चुना गया? तो ये जो है 26 जनवरी, और ये 1947 नहीं है, ये है 1963। तो 26 जनवरी 1963 में हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है वो चुना गया, और अद्भुत एक सुंदरता के कारण इसको चुना गया था, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है बाकी पक्षियों की तुलना में। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन है उसमें एनर्जी का फ्लो कैसा रहता है? एक दिशा में रहता है, बहुदिशीय चक्रीय रहता है, या उभय दिशीय दोनों तरफ रहता है? तो पूरा एक दिशा में रहता है, जो ऊर्जा है एक जगह से वो वापस नहीं होती है, उल्टा पूरा एक सर्किल बनता है, तो एक दिशीय रहता है। आप देख सकते हैं कि सन से जो ये हैं प्लांट्स हैं, प्लांट से ये आपके डीकम्पोजर हो गए, आपके हर्बीवोरस हो गए, हार्बीवोरस हो गए, इनके द्वारा जो है कार्निवोरस हो गए, और उसके द्वारा फिर ये हीट का क्रम चलता रहता है एनर्जी का। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो प्राथमिक स्रोत आपको पता क्या है, कौन है? इसमें सूर्य का प्रकाश जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये आपको पता होगा। कई बार देखिए लोकल फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि राजस्थान के क्या फेमस फूड हैं, गुजरात के क्या हैं, है ना? इधर बिहार तरफ के क्या हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट के क्या हैं, साउथ के जो फेमस फूड क्या हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार क्या केस स्टडी बना के दे दी जाती है, केस स्टडी के जैसे कि कोई मान लीजिए मीना है, वो केरल से यात्रा कर रही है उत्तर प्रदेश की ओर, तो गली में उसे क्या मिलेगा? तब उसको बीच में आपको पहाड़ियाँ याद रखनी पड़ेंगी। केरल से उत्तर प्रदेश की ओर, यूपी की ओर यात्रा कर रही है, तो उसे केरल से अपने दोस्त के लिए कुछ ले जाना है, पैक करा करके खाना, तो वो क्या ले जा सकती है? तो वहाँ पे आप ऑप्शन लगाएंगे, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि केरल के फेमस फूड क्या हैं वहाँ के। इस तरह के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने देखे भी होंगे रिसेंट एग्जाम में। तो जो बिहार के निवासियों का प्रमुख भोजन है वो चावल, गेहूं, बाजरा या मक्का? तो जो चावल है जो बिहार के लोगों द्वारा काफ़ी मात्रा में खाया जाता है बाकी की तुलना में। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो बिहार, उड़ीसा, वो वाला प्रांत, झारखंड, ये इधर चावल की खेती बहुत होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आ सकते हैं आपके, कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है?
ज़्यादातर नदी हमारे भारत की कहाँ बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। आप देख सकते हैं पश्चिम से पूर्व, चाहे बेतवा, केन, सोन, गंगा, यमुना। नीचे यदि देखें आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये सारी कैसी हैं? और पश्चिम से पूर्व है, और जो कि क्या बनाती हैं? आपके बंगाल की खाड़ी में सारी गिरती हैं ज़्यादातर और डेल्टा बनाती हैं। और एस्चुरी का निर्माण करती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर। कुछ ही नदियां हैं, जैसे आप इधर देख सकते हैं, नर्मदा, ताप्ती हो गई, माही, साबरमती, ये जो है नदियां। तो सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी नर्मदा नदी है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से, और कहाँ गिरती है? ये आपकी खंबात की खाड़ी में जा करके ये गिर जाती है। और क्या निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। यदि आप यदि बात करें डेल्टा एस्चुरी में क्या अंतर होता है? डेल्टा, आप यदि साइन ऐसा जानते होंगे, इस तरह का साइन होता है डेल्टा का। तो ये जो नदियां हैं यहाँ पर कई भागों में बट जाती हैं, उनका प्रवाह स्लो हो जाता है, उनका जो चलने का है, तो ये डेल्टा कहलाएगा। जो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन, ये भी आता है। सुंदरवन डेल्टा में कौन सा शेर पाया जाता है? हाँ सॉरी, यहाँ पर बाघ की बात करी गई है, तो रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। एस्चुरी जो होता है वो क्या है कि एक एक धारा में वो गिरती हैं, और प्रवाह इनका जो रहता है वो बहुत तीव्र रहता है, तो इसको एस्चुरी कहते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, रियल पिक्चर देख लीजिएगा डेल्टा की और एस्चुरी की, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है? पाठ्यपुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट, पौधे का चित्र। तो ये जो पौधों पौधों का अवलोकन है, या तो आप किसी पौधे को ले आकर के क्लास में बता देंगे कि कौन से इसमें लीफ है, क्योंकि प्राइमरी बच्चों को यदि पढ़ाएंगे, सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसके अंदर के दिखाएंगे, स्टोमेटा वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो अलग अलग। प्राइमरी के बच्चों को दिखाएंगे तो उनके लीफ जो है और उनका स्टेम, रूट्स दिखा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है अवलोकन कराएंगे, या फिर आप उनको बाहर ले जाएंगे, रियल का पेड़ दिखा देंगे, उसके द्वारा समझाएंगे। तो ये जो है रियलिस्टिक एक देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु पौधों का अवलोकन आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। हाँ, सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या ये स्टीरियोटाइप है? यही है, ये एक स्टीरियोटाइप पहले से बना हुआ है। कई जगह लड़कियों का बनना है कि लड़कियां ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लड़के ज़्यादा हैं, तो ये एक स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित करता है ना। जबकि आपने उसमें पढ़ ही रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट में कि कौन सा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर डेवलपमेंट उनका निर्भर करता है आपका। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए बच्चे क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, है ना, एजुकेशनल टूर कहलाता है, जिसमें बच्चों को टूर के लिए ले जाया जाता है। या तो पास का कोई हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल दिखा सकते हैं आप, कलेक्ट्रेट हो, कोई पार्क है, बहुत सारे कहीं आपका टाइगर रिजर्व है, आपकी पुरानी कोई इमारत है, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एजुकेशनल टूर होती हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? पिकनिक मनाना होता है, मनोरंजन होता है। ये होता तो ये भी है मनोरंजन, लेकिन जो मेन रहता है वो होता है प्रत्यक्ष अनुभव, रियल एक्सपीरियंस जो उन्हें मिलेगा, देख करके सीखेंगे, उन्हें छू करके, आपको पुराने जो चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो वो प्रत्यक्ष अनुभव कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो प्राइमरी लेवल पर प्रोजेक्ट मेथड, कहानी, व्याख्यान या वाद विवाद। तो आपकी जो कहानी विधि है पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है। कहानी विधि का मतलब जैसे आप कहीं पढ़ा रहे हैं पर्वत, नदियाँ, या फिर कहीं आप उत्तराखंड, तो आप एक स्टोरी बताइए, कि अपनी एक यात्रा बताइए कि आप जब गए बस से कहाँ बैठे, तो आपको क्या मिला गली पे, है ना। तो इस एक स्टोरी फ्रेम करके आप बताएंगे ना, तो ये बहुत अधिक इफेक्टिव होगी ये क्लास आपकी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं। जब हम ईवीएस पढ़ते हैं तो उसमें क्या नहीं आता? मानव आता है, आपका वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल नहीं आता है। पर्यावरण पता होगा कि चारों ओर का जो आवरण है हमारी अर्थ है, इसके चारों ओर जो भी आवरण है से, और इसके अंदर सारी जितनी चीज़ें हैं, सब कुछ पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आता है, एनवायरमेंट स्टडी के अंतर्गत आता है। आगे देख रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? कि कौन सा नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, ये बहुत जाने माने चैनल हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे देखते हैं, ये बड़े भी देखते हैं, तो इन सभी चैनल का आप सुझाव देंगे तो पर्यावरण अध्ययन के लिए ये सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे अच्छा क्या तरीका है?
आप स्प्राउट जानते हैं, स्प्राउट जो है अंकुरण कहलाता है। अ, तो उसको आपको समझाना है। तो अंकुरित बीजों की आप फोटो दिखा देंगे। बोर्ड पर चित्र के द्वारा जो अंकुरण है, स्प्राउट है, उसके चरणों को प्रदर्शित करेंगे, स्टेप्स को, या बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को सुस्पष्ट करना। अगला जो है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। और ये एकदम सही हो जाएगा कि बीज बोना, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना, मतलब आप रियल व्यू देखें उसका कि कैसे बीज जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि इतना सारी जगह रहती है स्कूल में, उधर आप दिखवा सकते हैं कि कैसे बीज हम बोते हैं, वो कैसे कैसे बड़ा होता है, उनका रियल एक्सपीरियंस करवाएंगे। और बाद में चित्र बना करके गतिविधियों को बच्चों द्वारा परफॉर्म करने के लिए हम कहेंगे। तो ये जो है सबसे प्रभावी तरीका हो जाएगा आपका बीज अंकुरण की अवधारणा पढ़ाने का। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और आगे वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, लेवल भी बढ़ाऊंगा इसके बाद। इसमें मैंने काफ़ी इजी क्वेश्चन रखे हैं, आगे मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा। इसका उद्देश्य यही था कि एक आपको टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे आपको क्या क्या पढ़ना है, कि क्योंकि ईवीएस जो है थोड़ा सा ब्रॉड एक है, क्योंकि इसमें पढ़ने का बहुत कुछ रहता है, फैक्ट बहुत सारे रहते हैं, और पढ़ने का आप कितना भी पढ़ो तो एक कई बार कम ही लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता अंदर से। एंड यदि आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है क्या ईवीएस में पढ़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ की आप ईवीएस पढ़ सकते हैं। या तो आपको वीडियोस में मिल जाएंगी, कई सारी मुझे टेलीग्राम में पीडीएफ भी मिल चुकी हैं कि जिसमें फोर्थ फिफ्थ ईवीएस का उसमें पूरा एक कंक्लूजन लिखा हुआ है। तो आप 20 पेज की पीडीएफ में लगभग पूरा फोर्थ फिफ्थ कवर हो जाएगा। और जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सिक्स सेवन्थ और एट्थ की ज्योग्राफी। तो इससे जो है आपका लगभग 90% आपका कवर हो जाएगा, आपका ईवीएस वाला पोर्शन। और आपको करनी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आप देखिए आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, यदि आपके पास रिसोर्सेज हों, जो मैंने तैयारी करी थी, मेरे पास क्या है, एक लूसेंट की एनवायरनमेंट की थी, लेकिन वो बहुत ब्रॉड थी, लेकिन उसमें जो हर एक चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर थे वो बहुत सारे थे, कि हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन थे, इसलिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए थे। बट क्वेश्चंस की तो टेंशन नहीं, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में मिल जाएंगे, आपके हमारे चैनल में भी मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। तो आप कम से कम एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रेंड लगातार देखा जा रहा है कि एनसीईआरटी बुकों से आ रहा है क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कम से कम एनसीईआरटी से है, तो आपको कभी रिग्रेट ना हो कि एनसीईआरटी वाला नहीं बना आपसे। तो एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ के चलिए, प्रैक्टिस करिए, और बेस्ट विशेष है मेरी आपके साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।